नमस्कार साथियों, लाव जीएस बिहार वाला में आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग जो भी टॉपिक छूटा हुआ था उसको आगे देखते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, उसकी हम लोग भूमिका भी पढ़ चुके हैं। हैदराबाद भी पढ़ चुके हैं, बंगाल भी पढ़ चुके हैं, पंजाब भी पढ़ चुके हैं, मैसूर भी पढ़ चुके हैं, अवध भी पढ़ चुके हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मराठा था। मराठा में जो कुछ बाकी लग गई थी, आइए हम लोग आज उसको पूरा करते हैं। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति एक अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा था मुगलों के लिए कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये बाजीराव प्रथम ने बोला था। ठीक, अंततः 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मलवा, गुजरात, बुंदेलखंडों जैसे हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ, लेकिन बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति और बढ़ोतरी हो गई। अब पेशवा ही राज्य की सर्वोपरि था। हुआ क्या कि 1757 में जब मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि में जब नवाजुद्दौला को मीर बख्शी के पद पर जब बैठाया गया, तब उस समय वो पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध का पृष्ठभूमि वो तैयार कर रहा था। फिर 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा सेना के नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठा की तोप टुकड़ी का प्रमुख इब्राहिम गर्दी था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया, मतलब हरा दिया उनको। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ और विश्वासराव दोनों मारे गए और पेशवा को उसकी सूचना इस रूप में दी गई कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए और बड़ी संख्या में धन एवं जन की हानि हुई। ये संदेशा पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों मारे गए थे, उन्हीं को मतलब मारे जाने का जो संदेशा है वो पेशवा को सूचना दी गई। पेशवा इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया। हुआ क्या कि सहन नहीं कर पाया, जब दोनों इसके योद्धा जब मारे गए, इन्हीं के ये एक प्रकार से कहिए कि वियोग या हुक कहिए, इन्हीं के मारे जाने के बाद ये सदमा मतलब इनको आई। उसके बाद में सदमा सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण इनका भी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव सहन नहीं करते हैं, जिनके कारण इनका भी मृत्यु 1761 में हो गई। हुआ क्या कि अब आगे की पानीपत के तृतीय युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, वर्णन काशीराज पंडित ने किया। इसका जो वर्णन काशीराज पंडित ने किया। फिर उसके बाद माधवराव 17 बरस की उम्र में पेशवा बन गया। उसका शासनकाल अपना रहा 1761 से 72 ईस्वी तक वो अपना शासनकाल चलाता है। मतलब वो भी एक प्रतिभाशाली और राजनेता ही था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया,
मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया। नजराना देने का मतलब भेंट स्वरूप जानलेवी वस्तु होती थी नजराना, उसी को देने के लिए विवश किया, दबाव डाला। राजपूत रूहेलों तथा जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। फिर हुआ क्या कि 1771 में मराठे मुगल बादशाह अहमद शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली के वापस लाए। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बनकर ही रह गया। वो अब पेंशन भोगी बना और वहीं से पेंशन उसको मिलते रहा और आराम से अपना बैठकर पेंशन के दाने से खाते रहा, आगे कुछ वो किया नहीं। फिर जब 1772 होता है तो माधवराव सिंधिया जो होता है वो क्षय रोग से मर जाता है। माधवराव सिंधिया का जो 72 में निधन हो जाती है, क्षय रोग यानी टीबी से उसको हो जाता है, उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसने बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव के माधवराव के छोटे भाई जो नारायण राव थे के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि एक इतिहासकार हैं जो फिर कहते हैं कि माधवराव का जो क्षय रोग से मृत्यु हुआ है उसको बोलते हैं, इतिहासकार हैं ग्रांट डॉफ के अनुसार पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव जो 72 से 73 में अपना पेशवा बना, उसके बाद में अपना शासन चलाता है। फिर उसके बाद में ऐसे चलते चलते फिर 73 में रघुनाथ राव की हत्या कर दी जाती है। फिर पेशवा नारायण राव की हत्या करने के बाद रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों की शरण में जानी पड़ी, उनकी शरण लिया। फिर उसके बाद में अंग्रेज उसे अपना संरक्षण दिए। पेशवा माधवराव नारायण राव अल्पवयस्क था। फिर उन्होंने किया क्या कि वो बड़ा भाई परिसर में संरक्षण प्रदान करते हुए परिषद में नाना फडणवीस के प्रमुख थे। इसी कारण फिर होता क्या कि इसी काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 और 82 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 और 82 में हुआ। 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंततः दोनों पक्षों में लड़ाइयाँ मतलब चलते रही। फिर उसके बाद में दोनों ने मिलकर एक सालाबाई की संधि करने का निर्णय लिया। सालाबाई की संधि एग्जाम में पूछा जाता है कि कब किया गया, 1782 में। फिर ये भी पूछा जाता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 में। फिर उसके बाद में इसे चलते रहा, दोनों को पक्षीय होते रहा, दोनों संधि कर लेते हैं। फिर होता क्या है कुछ समय बाद कि उत्तर के मराठा शासकों ने सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया थे। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों के बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी कर रखी थी। फिर महादजी की सलाह होने पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा के गुनायब बनाया। किसने बनाया? शाह आलम द्वितीय ने बनाया पेशवा को। फिर उसके बाद में महादजी के बारे में मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो जाता है। फिर उसके बाद में जब महादजी की मृत्यु होती है 1795 में, जबकि नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 1800 में हुई। फिर उसके बाद में ये होता क्या था, इसे लड़ाई चल ही रहा था, तब तक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज बना लिए, जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा जो कि गुजरात में है, बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक, इंदौर जो एमपी में है, इंदौर होलकर वहाँ पर हो गए, बड़ौदा में गायकवाड़ हो गए, नागपुर में भोसले हो गए, ग्वालियर के सिंधिया परिवार हो गया। इनकी अपनी सेना थी
खुद को इनके पास अपनी सेनाएं थी तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। खुद को ये सेना रखे थे लेकिन पेशवा के प्रति नाम मात्र का वो अपना निष्ठा जगा रखे थे। माधवराव नारायण राव के पश्चात रघुनाथ राव की अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। फिर इसके बाद में ये कुछ कर नहीं पाता है, ज़्यादा कुछ ये किया नहीं। फिर उसके बाद में इसे चलते रहा। फिर 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेज़ों ने बसीन की संधि करा ली। बसीन की संधि पूछी जाती है किसके शासनकाल में है। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुए। कब हुए? 1802 में हुए। ये फिर ऐसे चलते रहा। फिर ऐसे कुछ दिन चलते रहा। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मराठा जो है आंग्ल युद्ध कब होता है। 1775 में। द्वितीय कब होता है? तो 1803 से 1805 में। 1800 यानी 3 में हुआ। फिर ऐसे चलते रहता है। फिर होते होते चलता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1816 से 1819 तक। तो तृतीय मराठा युद्ध कब होता है? 1816 में। फिर पेशवा के पद पर हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाता है। तृतीय जैसे मतलब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो पेशवा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर जगह है एक, कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया। फिर उसके बाद में 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नाना साहब, जिनको धोधू पंत कहा जाता है, जिनको धोधू पंत भी लोग कहते थे उस समय, पेंशन देने का इनकार कर देता है। फिर पेंशन उनसे नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में नाना साहब ने फिर 1857 की जब क्रांति विद्रोह होती है, 1857 की जब विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लेता है अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर। फिर उसके बाद में 1857 के अवध के जो नवाब हुआ करते थे वो नाना फड़नवीस, उसके बाद में ये लोग नेपाल भाग जाते हैं। आइए अब हम लोग जितने भी पढ़े हैं इसका एमसीक्यूज देखते हैं। अभी तक जितना मतलब एग्जाम में पूछा गया है, चाहे पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चने हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किनकी पूछने की संभावनाएं प्रबल है। हैदराबाद से भी क्वेश्चन, बंगाल से भी बनते हैं, उसके पंजाब से भी बनते हैं, उसके बाद में यहाँ से केरल से भी बन ही जाते हैं क्वेश्चन। सर मराठा से भी क्वेश्चन बनते हैं। जब यूपीएससी आप लोग देने जाए मराठा से एक आध क्वेश्चन रहता है। यूपी पीसीएस भी आप लोग दीजिएगा या वनडे का एग्जाम भी, वहाँ से भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब होता है, तृतीय कब होता है, ये क्वेश्चन आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, द्वितीय कब होता है, तृतीय कब होता है, ये भी आता है। आइए हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं। आइए अब हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन है, इसमें पहला जो है ऑप्शन सही होगा। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। फिर दूसरा, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। बताइए आप लोग भी अगर रहे हैं तो कौन सा लिखा है। 2 का जो है सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी। इसका आंसर जो है वो गुरु अर्जुन देव, सी होगा। फिर हम लोग जो छूट गया था एक क्वेश्चन 3 नंबर, आइए उसको देख लेते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ ये भी जो है गुरु अर्जुन देव ने ही संकलित किया था। फिर हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 4 हम लोग कर लिए थे। राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, जो हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, किस मिसल से संबंधित थे, जो हम लोग 12 मिसलों में से पढ़ रहे थे, जैसे सुकर चकिया मिसल, उसी से राजा रंजीत सिंह मतलब संबंधित थे। तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा, सुकर चकिया। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में
आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 6 का जो है आंसर ए डी हो जाएगा, टिप्पू सुल्तान। फिर 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून अफलातून कहा जाता है? जाटों का जो है अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। ये जो सूरजमल और ये जो जाट ओट का कुछ एरिया जो था, इसमें आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे जाट खेतिहर, एक मतलब खेतिहर की एक जाति कही जाती है, जो दिल्ली साइड में, आगरा साइड में और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। भरतपुर जो है वो मथुरा साइड से सटा हुआ है, जो कि राजस्थान में ये क्षेत्र पड़ता है। वहां पर जाट राज्य की स्थापना चुरामन एवं बदन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक। जाट नेता जो सूरजमल था उसको जाटों का अफलातून, ठीक, कहा जाता था। फिर सूरजमल का जो है मृत्यु हो जाता है 1763 ईस्वी में। मृत्यु के बाद जाट राज का पतन हो गया। बस यही कुछ क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है आ जाए। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खी से की थी? ये तो हम लोग पढ़े हुए थे कि मधुमक्खियों की तुलना कौन करता है, तो अलीवर्दी खान ने करता है। फिर आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल, ये भी हम लोग पढ़े हुए थे, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? 9 नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर और सूबेदार था? वही गवर्नर मतलब सूबेदार था। आइए, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जो 10 का आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। फिर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, उसी में ये परास्त हो जाता है, हार जाता है। फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? जब आप लोग बिहार का एग्जाम देने जाइएगा, न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन से उसको क्या प्रेम है, जो हमेशा आयोग में पूछते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा वो 12 का डी हो जाएगा, मीर कासिम, जो कि अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित किया था। फिर वहीं पर सबसे पुराना बंदूक का फैक्ट्री है मुंगेर में, भारत का सबसे पुराना फैक्ट्री है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? जो ब्रिटिश थे यानी वही अंग्रेज, सबसे पहले किस जनजातियों के संपर्क में आए थे? ये सबसे पहले खासी खासी जनजाति है, उसी के संपर्क में आए थे। ठीक। ये जनजातियां होती है गारो, खासी, ये होती है जो पहाड़ों में होती है, उधर पूर्वोत्तर में भी होती है। जाइएगा तो इधर भी मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेंगे। महाराजा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य की राजधानी थी? ये तो हम लोग पढ़े थे पीछे वाले में कि कहाँ थी महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी। ये हम लोग पढ़े हुए थे, कहाँ थी? लाहौर में, जो कि यूपीपीसीएस प्री में 1995 में, उत्तराखंड के पीसीएस में भी 2006 में पूछा गया है। फिर आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, वनडे के भी एग्जाम में कई बार कई जगहों देखने को मिला, पूछा गया है। ये इसका आंसर जो होगा वो शाह सुजा से। ठीक। 16 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है, अली अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व व कृषि पद्धति प्रारंभ किया? मर्दान खान नहीं, ये जो है सत्य नहीं है, यही क्या है? असत्य है, यानी
आंसर जो होगा इसका ए होगा। अब इसमें इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर के तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई ढलाई खाने स्थापित किए। बात सही है, ये किए हुए थे। सत्य नहीं है। ठीक थे तो किए हुए थे, सत्य ये नहीं है, बाकी ये सत्य है। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ये भी बात सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर के देवी सरदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी बात सही है। लेकिन इसका जो आंसर होगा ए होगा कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, जो सही नहीं है। तो ए नंबर सही नहीं है। अली मर्दान खान नहीं, अली वर्दी खान ने बंगाल का राज्य की उत्पत्ति को कराया था। ये मर्दान लिखा है यहाँ पर, अली मर्दान नहीं होगा। ठीक। अब आगे जो हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, उसका दूसरा टॉपिक होगा अब भारत में यूरोपियों का आगमन। अब यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। जो भी अगर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, उसका हम लोग एमसीक्यूज साथ में करते चलेंगे। कोशिश रहेगा कि अब इसके बाद से अच्छा चैप्टर पढ़ा जाए जो एग्जाम के व्यू से अच्छा रहे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहे, जो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए।